Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we are going to cover a very important topic, which is reading comprehension. एप्टीट्यूड टेस्ट्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बेसिकली समझने के लिए दिए जाते हैं कि आर यू एबल टू रियली मेक अ डिसीजन when there are complex factors involved in it, right? While choosing an answer in reading comprehension, you have to really understand several factors before reaching to a conclusion. So let us get started. हम सबसे पहले समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किस तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिए जा सकते हैं और आपको क्या क्या समझना होता है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. आई एम प्रिटी श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू. तो चलिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, पूरी तरीके से उसको थियोरेटिकली समझते हैं एंड दैट इज हाउ वी विल मूव अहेड, राइट? तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं साथ में. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट्स अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड, interpret and analyze written passages across diverse topics like business, economics, social sciences, and humanities, but also engage in deeper, more reflective thinking. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आप कितने अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 स्किल्स टेस्ट नहीं कर रहा है. अलग अलग टॉपिक्स पर कौन कौन से अलग अलग टॉपिक्स है अब हमारे पास में, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, ऐसे अनेक तरह के जो ब्रॉडर लेवल के टॉपिक्स हैं उस पे दिए गए आर्टिकल्स या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कितने अच्छे से समझ सकते हैं और कितना अच्छे से डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं उस पर्टिकुलर पैसेज के साथ. उस पैसेज के साथ मतलब बेसिकली ऑथर जो कहना चाह रहा है उस मेन आइडिया के साथ हम किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, ये हम चेक करते हैं, राइट? हम चेक करते हैं इन द सेंस जिन्होंने हमें वो क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें ये सब चीजें चेक करते हैं. Let's move ahead. The section typically consists of passages followed by questions assessing skills such as identifying the main idea, discerning author's tone. So देखिए क्या हमको पता करना है पढ़ते समय, हमको ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का या इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिए गए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, मेन फोकस क्या है, राइट? जैसे let's take an example here, small example to help you understand what is exactly meant by main idea. तो चलिए समझ लेते हैं. हम एक स्टूडेंट है रोहन, तो हम रोहन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. हम कह रहे हैं रोहन इज अ वेरी गुड गाय, ही इज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, ही इज वेरी गुड एट स्टडीज, he is a very obedient child. However, he is his handwriting is not very good, but he still manages to practice it well and write it in such a way that teachers can manage to read and understand it, right? So ये हमने डिस्क्रिप्शन दिया रोहन नाम के एक लड़के का. अब ये लड़के में हम कॉन्स्टेंटली, मैं एज एन ऑथर कॉन्स्टेंटली अच्छी क्वालिटीज डाल रही हूँ कि वो किस तरीके से अच्छा है. बस छोटी सी एक नेगेटिव बात मैंने बोली है इसमें कि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है. बट इज दैट द मेन आइडिया? क्या वो मेन आइडिया हुआ या वो मेन फोकस है? आपको इस छोटे से डिस्क्रिप्शन से ये समझ में आ गया होगा कि ऑथर रोहन को एक अच्छे अच्छे लड़के के तौर पे परसीव करता है और इसीलिए वो इस तरीके से लिख रहा है या बोल रहा है. सो आपको ये समझ में आ गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव साइड ऑफ रोहन कॉन्स्टेंटली, कि वो किस तरीके से अच्छा है, उसके पास क्या क्या ट्रेट्स हैं, उस में क्या क्या अच्छी बातें हैं, और उसके साथ एक छोटा सा नेगेटिव कुछ तो भी जोड़ दिया. बट वो नेगेटिव मेरा फोकस नहीं है, या ये मेरा फोकस नहीं है कि रोहन किस तरीके से एक अच्छा स्टूडेंट है. मैं कह रही हूँ ओवरऑल वो बंदा अच्छा है, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट ओवरऑल, राइट? और वो छोटी छोटी चीजें जो मेरे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करे वो स्टेटमेंट्स मैं उसमें ऐड करती जा रही हूँ. तो वो हो गए उस टॉपिक के या उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन की माइनर आइडियाज, दैट ही इज एन ओबीडियंट चाइल्ड, ही इज अ गुड पेंटर, ही इज गुड इन एकेडमिक्स. ये छोटे छोटे पॉइंट हुए, ये उसके पर्सनालिटी के छोटे छोटे ट्रेड्स है. हाँ, ये सब मिला के बनता है रोहन, राइट? सो ओवरऑल हम ये सब कहना चाह रहे हैं कि रोहन इज अ गुड चाइल्ड, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट. ये हुआ इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन का मेन फोकस. तो ये डिफरेंस होता है मेन आइडिया में और माइनर आइडियाज में. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो प्लीज आप सब लोग इसका ध्यान रखिएगा.
राइट? सो हमको क्या समझना है, दूसरी बात, इसका मेन आइडिया क्या है, ऑथर की टोन क्या है। अब इस डिस्क्रिप्शन में ऑथर की टोन क्या थी? Positive, of course. Author is constantly talking about how good this person is, isn't it? And to uh, reiterate that in a way, he is he's writing, or he is talking about his positive traits again and again, right? Different positive traits to justify his opinion. So author की टोन हमको समझ में आनी चाहिए कि किसी टॉपिक के लिए उसका इंक्लिनेशन क्या है. Is he really positive about it, negative about it, or is he neutral about it? Okay. तीसरी बात, हमको पर्पस समझ में आना चाहिए. पर्पस क्या है? मैं बता तो रही हूँ रोहन अच्छा है, रोहन ऐसा है, रोहन वैसा है, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ ऐसा? उसका, इसके पीछे का पर्पस क्या है? वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन एंड ही कैन अचीव समथिंग, ही कैन डू समथिंग इन हिज लाइफ. हमारा बेसिक गोल, बेसिक पर्पस ये है. तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का या पैसेज का पर्पस भी हमको समझ में आना चाहिए. ऑलराइट. Attitude, what is the attitude? Is author very assertive, or he is little, submissive while talking about Rohan? अगर assertively कह रहा है तो वो उसका assertion, उसका attitude हो गया. He is little aggressive while talking about that person, or he is not very aggressive but he is just presenting enough, data to defend that nahi, Rohan is a good guy, even if somebody tells you he is not. This is the data in front of you, so you have to agree that Rohan is a good guy, right? परस्युएट कर रहा है ऑथर, असर्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, उसका एटीट्यूड इन सब में से क्या है, ये हमें समझ में आना चाहिए, राइट? सो we should be able to understand attitude, we should be able to infer, understand the structure. समझ में आना चाहिए कहना क्या चाह रहा है ऑथर, राइट? ये इन्फ्रेंस निकालते हमें आना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट. अब वो आर्ग्यूमेंट जो कुछ भी कह रहा है ऑथर, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है. पहले पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर एक छोटा सा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर 4 पॉजिटिव बातें, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. इज दिस द स्ट्रक्चर? Or are we talking about the negative trait first, and we are just then after that we are constantly talking about positives to negate that negative aspect of him? What is the structure? वो structure समझ में आ जाए तो पढ़ने में हमें बहुत आसानी होती है. तो वो structure को decode करना भी बहुत important है. Distinguishing between facts and opinions. इसमें से फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है. अगर दिया गया है कि रोहन के 80% आते हैं, 90% आते हैं, academically he is good, that's the fact. But अगर हम कह रहे हैं कि he is just good because I like him, that's our opinion. तो ओपिनियन और फैक्ट में भी हमको डिफरेंस बताते आना चाहिए. ओके. एंड इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस, वी हैव टू मेक श्योर कि ओवरऑल हमको समझ में आ रहा है कि पैसेज में क्या लिखा गया है. It is very important. This is the part which is covered in the next part of this definition. Candidates must go beyond merely understanding the literal meaning. जो ऊपर ऊपर का मीनिंग है उसको सिर्फ नहीं समझना है, हमको बहुत डीपर लेवल पे जाना है. जैसे मैंने अभी ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया, एक स्टूडेंट है रोहन नाम का, और उसका मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि एज अ स्टूडेंट ही इज वेरी गुड, academically driven, he is good at sports. The only problem is his handwriting is not good, right? However, overall he is a very good student. Now ये हुआ लिटरल मीनिंग. लिटरल मीनिंग में क्या क्या आता है? अकेडमिकली जो दिया हुआ है वो इज लिटरल मीनिंग. लेकिन वहीं तक हम सीमित नहीं रख सकते अपने आप को. उसमें मुझे इन द सेंस, इफ आई एम टेलिंग दिस टू यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट if she's saying that this person is good, what is the main motivation behind this? ये person इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, ये author इस तरीके से चीजें क्यों present कर रहा है, ये motivation समझ में आना चाहिए, उसका deeper meaning समझ में आना चाहिए. Until and unless we are very clear about that, it is difficult for us to actually think critically and find out the correct answer that we are supposed to, right? ये चीजें important है. They need to think critically while reading, grasping underlying ideas, assumptions, implications. This process involves active engagement where one constantly questions the material, connects concepts, and evaluates information in real time. So, whatever we are reading, we should be able to engage with that particular text in such a way that we can understand the
the meaning of that text in a very holistic manner, in a very deeper level. Until and unless we understand it at a deeper level, there are higher chances that we will make mistakes while choosing our answer. So make sure you are developing this habit of, decoding all the three layers of meanings. Right? Critical thinking, analytical depth, and speed are essential as candidates are required to process dense और एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट. कभी कभी जो आपके पास पैसेजेस होंगे वो इतने डेंस, अब मैं डेंस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन से भरे हुए, चीजों से भरे हुए पैसेजेस. अब इन भरे हुए पैसेजेस में से भी नेविगेट करना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी. तो ऐसे भी पैसेजेस तुमको पढ़ते आने चाहिए या तुमको समझ में आना चाहिए कि उसमें से इतनी डेंस इंफॉर्मेशन है, इन डेंस इंफॉर्मेशन से इम्पोर्टेंट पॉइंट कितना है और कितना मुझे पढ़ना है और कितना मैं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ. ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में टाइम लगता है. क्या लगता है? प्रैक्टिस लगता है. तो ये अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कीजिए. कितना भी डेंस पैसेज हो, उसकी हर एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होता पढ़ना. यू कैन बी सिलेक्टिव वाइल रीडिंग, okay, to get the main idea. And once you get the main idea, you don't really have to engage with every point, minor idea that is mentioned over there. Okay, now abstract होता है कभी कभी content, abstract भी होता है, मतलब abstract in the sense कभी कभी information बहुत अलग structure होता है उसका. We are sometimes unable to define, understand how it is written, right? And the कंटेंट जो हमको दिया गया है वो भी हमारे लिए कभी कभी बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है. सो इट इज डिफिकल्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड और ग्रास्प इट. until and unless we can grasp it, it is difficult to reach to the main idea. इसीलिए ग्रास्पिंग हमको बढ़ाना पड़ता है. और ग्रास्पिंग कैसे बढ़ता है? पढ़ने से बढ़ता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए. सो यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ओके, विथ टाइट टाइम फ्रेम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ऐसे डिफिकल्ट पैसेजेस भी आपको स्टिप्यूलेटेड टाइम में फिनिश करते आने चाहिए, कंप्लीट करते आने चाहिए. सिर्फ पढ़ना नहीं, बट फिर क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में एनालाइज करना कि आंसर क्या होगा, कीवर्ड्स फाइंड आउट करना, स्ट्रक्चर को समझते हुए उसमें जाके कीवर्ड्स ढूंढ के वो वाला पैसेज, वो वाला पर्टिकुलर पार्ट डिटेल में पढ़कर और आंसर फाइंड आउट करना. ये पूरा प्रोसेस you should be able to do that in stipulated time. Very important. Necessitating a strategic approach to maximize efficiency and comprehension. So ये जो प्रोसेस मैंने अभी अभी आपको बताया वो हम क्यों कर रहे हैं? टू इंक्रीज अवर एफिशिएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड फाइंड द आंसर्स इन द गिवन टाइम. राइट? तो हमको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करते आने चाहिए. राइट? सो दिस इज द बेसिक ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस फर्दर. But of course, now with the help of one example, we'll try to understand it, because with examples, it becomes really more clear to a candidate और समझ में भी बहुत जल्दी से आता है. Next video में मिलते हैं and stay tuned.